स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में। आप सभी लोगों के सामने एक क्वेश्चन बुकलेट है जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पीईटी का एग्ज़ाम कराया जाता है। उसी एग्ज़ाम का जो 28 अक्टूबर शिफ्ट 2 यानी जो इवनिंग बैच में जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम का यह प्रश्न पत्र है और हम लोग इस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्नों का आंसर देखने वाले हैं। बिल्कुल भी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, डायरेक्ट मैं आपको उत्तर दूंगा और बहुत ही कम से कम समय में हमारा प्रयास रहेगा कि मैं आपको सारा का सारा आंसर प्रोवाइड करा दूं। चलिए बिल्कुल बात न करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था। देखिए इसमें जो प्रश्नों का क्रम है इसमें जीएस पोर्शन से पहले शुरुआत किया है। ऐसा भी हो सकता है कि आप में हिंदी से शुरुआत किया हो या मैथ से शुरुआत किया हो, तो आप लोग अपने बुकलेट के हिसाब से इस प्रश्न को खोज लीजिएगा और जो मैं उसका आंसर बताऊंगा वही आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना। मैं पहले से इसमें लगा भी दिया हूँ, समय बचाने के लिए हम सारा आंसर पहले से टिक भी कर दिए हैं। चलिए पहला प्रश्न है, प्रश्न हमारा है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत के लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। आगे प्रश्न है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? तो 6 वर्षों की साधारण कारावास सजा सुनाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ठीक है ना, पहले से हम लगा दिए समय बचाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935, बर्मा सरकार अधिनियम 1935। जो ये खाली स्थान है यहाँ पर ये भरा जाएगा, बर्मा सरकार अधिनियम 1935। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक श्रेणी रेंज से, शिवालिक श्रेणी रेंज। ठीक है ना। इस प्रश्न को आप लोग अपने प्रश्न पुस्तिका में खोज लीजिएगा और देख लीजिएगा, हो सकता है आंसर का क्रम इधर उधर दिया हो। ठीक है ना, आपको ऐसे करके मिलान करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा ब्राउन कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट को। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है? तो जल तालिका यानी वाटर टेबल कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की बात किया जाए। अगला प्रश्न है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो किसके निमंत्रण पर आए थे? रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर आए थे। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। किसके? रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो रब अल खली रेगिस्तान जिस ऑप्शन में आपके बुकलेट में सही होगा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहाँ स्थित किया गया था? तो कांडला गुजरात में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में
एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है? तो अल नीनो शब्द का अर्थ है चाइल्ड क्राइस्ट यानी बाल मसीह। उसका क्या अर्थ है? बाल मसीह उसका अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है ना। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा शहर नहीं था? बेंगलुरु नहीं था। ठीक है, ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है, आप अपने बुकलेट में देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था? वह बहुत सफल रहा। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 7वीं। कौन सा? 7वीं जिस ऑप्शन में आपके दिया होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में भी जाना जाता है? तो वो है साइबर कानून। कौन सा है? साइबर कानून। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आप लोग अपने बुकलेट के हिसाब से ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल है? तो अध्याय 2 में। कौन से में? अध्याय 2 में। जिस ऑप्शन में अध्याय 2 दिया होगा वही ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो इसका ऑप्शन इनपुट क्रेडिट कर यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो स्टारफिश में। किसमें? स्टारफिश में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो किस कारक पर? तो चालक का जो पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं? राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। यह अनुच्छेद 176 के तहत। ठीक ना, अनुच्छेद 176 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो वो है पीजोमीटर। उसको क्या कहते हैं? पीजोमीटर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सिनेप्स नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सिनेप्स। अब आपके सामने मैथ का क्वेश्चन आ गया है, प्रारंभिक अंकगणित से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग बस डायरेक्ट आंसर की चर्चा करेंगे, इसको सॉल्यूशन पर नहीं जाएंगे। देखिए ये सामने आपके प्रश्न दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। ये भिन्न दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका ऐड करके बताना है कितना होगा। तो ऐड करेंगे जब आप तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। x के किस मान के लिए कथन इतना बराबर 1 सही है? ठीक है, तो x की वैल्यू आपको बताना है कि इसमें पुट कर देने पर वो 1 के बराबर हो जाए।
तो वो होगा 63 आपका, ठीक है ना। x की वैल्यू कितना हो जाएगी 63 यानी 63 हो जाएगा। आगे एक प्रश्न दिया हुआ है, ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, सरलीकरण का प्रश्न है। इसको जब आप सरल करेंगे तो आएगा 288 आएगा। कितना आ जाएगा 288, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इस बुकलेट के हिसाब से आप लोग अपने बुकलेट के हिसाब से देख लीजिएगा। कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया हुआ है कि गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की मां गीता से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उनका वजन 58 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या होगा, तो इसका डाटा पर्याप्त नहीं है, यानी अपर्याप्त डेटा इसका हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफिकेशन, इसको सरल करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.8 आएगा, ठीक है ना। इस प्रश्न को आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। 29 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं, तो तरंगिणी के पर्यायवाची सरिता हो जाएगा, तटिनी हो जाएगा, निम्नगा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 31 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है, तो किसमें सही नहीं है, तो जिस ऑप्शन में कुहू लिखा हुआ है, पूर्णिमा की रात कुहू लिखा हुआ है, ये ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर यही सही होता है, सही होगा, ठीक है। पूर्णिमा की रात कुहू, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अपने बुकलेट में देख लीजिएगा, हो सके तो ऑप्शन ए में दिया होगा ये, या डी में दिया होगा, इधर उधर हो सकता, क्रम अलग हो सकता है। हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बहुत घना अंधेरा होना, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पितृ इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो पितृच्छा बनेगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन को इसमें ध्यान से देख लीजिएगा। क्लीन अगर नहीं आपको दिखाई दे रहा है तो आप पिक्चर क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है, तो आपका जयशंकर प्रसाद के आगे जो लोकायतन लिखा हुआ है यही युग्म गलत है। यानी 34 नंबर का कौन सा आंसर सही है, तो यही आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला अब प्रश्न आ गया इंग्लिश का पोर्शन, इंग्लिश पोर्शन से प्रश्न आ गया। इसमें क्या करना है, खाली स्थान को भरना है। लिखा है विराट प्लेज क्रिकेट फुटबॉल, तो बीच में खाली स्थान दिया हुआ है, तो यहाँ बिसाइड्स, ठीक है ना। बिसाइड्स मतलब क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी खेल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से पुट द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल यहाँ लगाना है, तो आर्टिकल इसमें 4 आर्टिकल दिए हुए हैं और प्रेसिडेंट के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो द लगेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न है, ए पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, इसको क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है क्लेप्टोमैनियक। क्या कहा जाता है, क्लेप्टोमैनियक इसको कहा जाता है। चलिए आगे एक पैसेज दिया हुआ है और पैसेज पर आधारित 2 प्रश्न दिया होगा, ठीक है। ये पैसेज है, पैसेज पर आधारित 2 प्रश्न है, उन प्रश्नों का हम लोग आंसर जानने का प्रयास करेंगे। करें, व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल इम्ब्लेम, ठीक है। तो इसका हो जाएगा धर्म चक्र हो जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, धर्म चक्र सही होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इम्ब्लेम, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा टाइगर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे एक प्रश्न दिया हुआ है, ये प्रश्न आपका हो सकता है रीजनिंग का सवाल है, समझ लीजिए। इनमें से बेजोड़ को चुने, जिन मतलब जो क्रम सही नहीं है किसका, तो ये जो ऑप्शन ए वाला है इसका क्रम सही नहीं है। जिस ऑप्शन में आपके बुकलेट के जिस ऑप्शन में 161, उसके बाद से 207, उसके बाद से 299, उसके बाद 347 लिखा हुआ है, वही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर।
अगला प्रश्न है 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर है और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? तो विमला बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। यही कथन सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपके बुकलेट में ऑप्शन इधर दिया होगा, अलग दिया होगा, ठीक है ना, इधर उधर करके क्रम उसका बदल के दिया होगा, ऑप्शन यही रहेगा, क्रम बदल के दिया होगा, ठीक है। चलिए, चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन सा है? तो आपका कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 10:25 बजे घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो 197.5 या 197 सही 1/2, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसके हिसाब से करेक्ट है। आपके बुकलेट में 197 सही 1/2 जिस ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे प्रश्न है। तो यहाँ पर 2 कथन दिया हुआ है और इस कथन के अनुसार इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? कथन है, आप देख पा रहे होंगे कि मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया। इसको आप पढ़े होंगे, इस कथन और ये जो 2 कथन दिया हुआ है, ठीक है ना। हम लोग आंसर की बात करते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा यदि कथन फर्स्ट कारण है और कथन सेकंड इसका प्रभाव है। कह रहा है कि यदि फर्स्ट को एक कारण मान रहा है और सेकंड इसका प्रभाव मान रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की बात किया जाए तो 45 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है? तो फ्लड वॉच किसने लॉन्च किया है? तो श्री कुशविंदर वोहरा ने। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो वो है गांधी बाग, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? गांधी बाग, जिस ऑप्शन में आपके दिया हो, ठीक है ना। ऑप्शन बी इस बुकलेट के हिसाब से सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? तो वो हो जाएगा आपका मुंबई। ऑप्शन बी इसके हिसाब से करेक्ट है, मुंबई। आपके बुकलेट में जिस ऑप्शन पर दिया होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो वो हो जाएगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, ठीक है। अगले प्रश्न की बात किया जाए, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ? तो डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों का ये बुकलेट होगा तो इसके हिसाब से तो यही सेम होगा, हो सकता है तो प्रश्न भी अलग संख्या पर दिया हो और ऑप्शन का क्रम भी अलग दिया हो, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? तो वो है उमलिंगला दर्रा। क्या है? उमलिंगला दर्रा है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ। ICCR का पूर्ण रूप क्या है पूछ रहा है? तो इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, ठीक है ना, इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। चलिए, ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है 53 नंबर का क्वेश्चन है,
सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि TAC में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है ना। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाए? जकार्ता इंडोनेशिया। इस बुकलेट के हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो है संचयिका दिवस। कौन सा दिवस है? तो संचयिका दिवस। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना? तो क्यूबा नहीं बना, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का उपयोग किया? तो उन्होंने अपने वीटो शक्ति का उपयोग कब किया था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में, ठीक ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। खासाबा क्या है? खासाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो कुश्ती में, ठीक है ना। कुश्ती, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपके बगदाद में हुआ था। कहाँ सम्मेलन हुआ था? बगदाद में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? पंजाबी हो जाएगी। कौन सी भाषा है? पंजाबी। चलिए, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो सुंडा जल डमरू मध्य, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यवती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो वो ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मावर्त जिस ऑप्शन में दिया है वो सही है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो डोना पावला गोवा, ठीक है ना। डोना पावला गोवा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? तो लाला हृदय लाल, ठीक ना। लाला हृदय लाल ने, ठीक ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं 64 नंबर का। तो प्रश्न है कि गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र यानी वाल मुरल्स अर्पण किए जाते हैं। यह पिथौरा का अर्थ है अन्न का देवता। पिथौरा का अर्थ क्या है? अन्न के देवता, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हिंदी का प्रश्न शुरू हो चुका है और हिंदी का यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। तो इस गद्यांश को हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट आंसर पर अपने आएंगे। प्रश्नों को इसको पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। कौन सा गद्यांश है पहले इसको आप ध्यान से देख लीजिए। गद्यांश की शुरू की लाइन इसमें है, आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अच्छा सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं रह गया है। कह रहा है कि भारत में विभिन्न पंथों और विविध मतांतरों के लोग साथ साथ रह रहे हैं, ठीक है ना। इस वाले गद्यांश को देखिएगा, इसके प्रश्नों का मिलान करिए। प्रश्न है, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राण घातक होगा? तो भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन, ठीक है ना। भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक विकास के लिए प्राण घातक होगा। अगला प्रश्न है, मानवता कब खिल उठती है? जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है तब मानवता क्या होती है? खिल उठती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है। तो अधि आत्म इक क्या हो जाएगा? अधि आत्म इक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय में से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है तो ये संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य का प्रकार है। कर गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि सभी धर्म समान हैं और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक और गद्यांश है आपके सामने। इस गद्यांश की शुरू की लाइन में पढ़ दे रहा हूं। इस रत्नगर्भा वसुंधरा के अंतःस्थल में हीरे मणिक्य और संपदा का अभाव नहीं है, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे
इसके प्रश्नों पर हम चलते हैं। इसका पहला प्रश्न इस बुकलेट में दिया हुआ है, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश में कायर किसको माना गया है? जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय लें, उसी को क्या कायर माना गया इस गद्यांश के हिसाब से। भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए करेक्ट है। परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? तो वो संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। चलिए, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तो तब क्या होता है? तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है? डी वाला करेक्ट है कि हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 75 नंबर से, आपका ग्राफ का क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है, इस लाइन ग्राफ के प्रश्नों का मैं डायरेक्ट सीधा आपको उत्तर बताने वाला हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? तो चमन और रमेश। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जिस ऑप्शन में चमन और रमेश दिया होगा आपका भी वो ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है स्नेहा। अगला प्रश्न है कि स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य करने को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक है ना, कार्य को कितने दिन में? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 20 दिन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? तो 80/29 दिन लगेगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न है आपके सामने, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया, कुछ दिन बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में पूरा काम पूरा कर लिया। इन सभी को कुल मिलाकर 3000 का भुगतान किया गया। मिहिर का हिस्सा कितना है? तो मिहिर का हिस्सा 750 रुपया होगा। 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है? तो कितने दिन में? तो 15 दिन में। ऑप्शन कौन सा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे एक बार ग्राफ दिया हुआ है और बार ग्राफ में पहला प्रश्न पूछा हुआ है, यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 और 2021 में गल्फ में कुल भारतीय 4400 हैं, तो वर्ष 2018 में गल्फ में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं तो कितना हो जाएगा? तो 1680 इसका आंसर सही है। ऑप्शन बी इसका सही है, 1680। अगला प्रश्न है, यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना हैं और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5775 हैं, तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो 5% अधिक हैं। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है और वर्ष 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है, तो वर्ष 2018 और 2019 में मिलाकर खाड़ी यानी गल्फ में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 20,800 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 83 नंबर का क्वेश्चन है, 83 नंबर का, वर्ष 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2, 3, 3, 4, 5 है, तो 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में गल्फ में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करें तो हो जाएगा 23, 27, 21, 22, 20। जिस ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 23, 27, 21, 22, 20। ठीक है, ऑप्शन डी इसके हिसाब से करेक्ट है। आगे प्रश्न है, यदि वर्ष 2019 में गल्फ में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में गल्फ में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो संबंधित वर्षों में गल्फ में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नेपाल के लोगों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:5 हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न दिया हुआ है, एक तालिका का प्रश्न आ गया। ठीक है, ग्राफ का पेपर में तालिका का प्रश्न है।
तालिका यहाँ पर दी हुई है, उसके हिसाब से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, तो 56.59%। यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे, 2 पैंट और 1 किताब बेची। उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है, तो अनुमानित औसत लाभ हो जाएगा 47.75। ठीक है। स्नेहा ने 1 शर्ट, 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 65.9 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 65.9। चलिए 89 नंबर का क्वेश्चन है, 89 नंबर का। दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात कितना है, तो है 57/91। ठीक है ना, 57:91। ठीक है, आगे एक और तालिका दिया हुआ है, इस तालिका के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। चलिए प्रश्न है, किस वर्ष में उत्पाद Q का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है, तो 2020 और 21 इसका ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, 2020 और 21। इस प्रश्न को देख लीजिएगा, उसका आंसर ये सही है। प्रश्न है, यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों PQRS की बिक्री का अनुपात 2:5:1:2 है, तो यस का लाभ उसी वर्ष Q के लाभ का लगभग कितना प्रतिशत है, तो आपका हो जाएगा 38.33% है। 2021 से 2022 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 2021 से 22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 2019 से 2020 से 21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। 2021 से 22 के लिए अनुमानित लाभ क्या हो जाएगा, तो 212.225 करोड़। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, यदि वर्ष 2016 से 17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 2020 से 21 में दोगुना हो जाता है और अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है, तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक हुआ है, तो 2018 और 19 के दौरान लाभ सबसे अधिक हुआ है। ठीक है ना, 2018 और 19 के दौरान लाभ सबसे अधिक हुआ है। प्रश्न है, दिए गए वर्षों में उत्पाद यश का विज्ञापन P और R के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है, तो आपका 2020 से 2021 में हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, तो सैयद राजवंश से। किससे, सैयद राजवंश से। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, रिचर्ड वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा, रिचर्ड वेलेजली के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था, तो पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा, रोपड़ हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, इसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। हरिसेन। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, सही, हरिसेन इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न 99 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। ठीक है, तो इधर घटना दिया हुआ है और किस वर्ष में वो घटित हुआ है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, पहला वाला डी से मिलेगा, दूसरा वाला सी से मिलेगा, तीसरा वाला ए से मिलेगा और चौथी वाली घटना बी से मिलेगी। ठीक है ना, बी से। ठीक है, बी यानी इससे मिलेगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है, जिस भी ऑप्शन में आपके प्रश्न में दिया होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं, तो देखिए इस प्रश्न पर थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन डी भी सही हो सकता है। ठीक है ना, पटना बिहार भी हो सकता है या वल्लभी गुजरात हो सकता है। ठीक है ना, चलिए ये पूरा का पूरा आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ।
आपका कितना मार्क बन रहा है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथियों में इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।